last class we have seen the various line coding schemes and its power spectral density. So a power spectral density depends on the two factors. First one is the line coding, and second one is the impulse response of the filter, as we have seen earlier. Your power spectral density output depends on the two factors. Likewise here, we can see now the two factors. First one is the power spectral density of the input signal. The second one is the P omega. That means it is nothing but the impulse response of the impulse response from the P. So अब यहाँ पे ये two factors पे ये डिपेंड कर रहा है. तो जब हम देख रहे थे पोलर सिग्नलिंग का, हमने देखा कि पोलर सिग्नलिंग में क्या था कि इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है वो एट डीसी नल पे एट डीसी मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी पे नल नहीं था. मतलब इट हैज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एट ओमेगा जीरो. जो ओमेगा जीरो है तो भी इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एंड दैट इज मैक्सिमम. So this is the disadvantage because for AC coupling it is required that the frequency at a frequency DC, मतलब zero frequency, the power spectral density should be zero. So हमें pulse shaping की यहाँ जरूरत पड़ी थी. Where we require the pulse shaping, that means कि हम जो pulse है अपना PT, जो impulse response है आपका filter का, तो उसको हम इस तरह से सेव करें ताकि हमें डीसी नल मिल जाए, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आउटपुट पे डीसी मिल जाए. तो हमने देखा था. तो अभी जो है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में पल्स शेपिंग वो हमें देखना है. ये पल्स शेपिंग मतलब होता क्या है कि पल्स को हम शेप करेंगे. तो द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ अ डिजिटल सिग्नल YT can be controlled with the help of various line codes and the pulse shape. दोनों पे डिपेंडेंट होंगे. तो लास्ट इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था क्या पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कंट्रोल बाय लाइन कोड. तो यहाँ पे S ओमेगा is influenced by the pulse shape or power spectral density of the input of the line. तो P omega square into SXW. तो अब अब ये है कि जो भी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने देखा है, जो भी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, तो वो क्या उसकी बैंडविड्थ फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. जो भी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वी हैव सीन लास्टली, सपोज फॉर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फॉर दिस, सो इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइनाइट है या इनफाइनाइट. क्योंकि हम यहाँ देख क्या रहे हैं, जो ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ये सिंक फंक्शन एक तरह से क्या रहता है, ये दिस इज सिंक फंक्शन. तो ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एंड दिस इज फॉर ऑन ऑफ सिग्नलिंग. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी देखो -2 RB से +2 RB तक, -2 RB से +2 RB तक इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आती है. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का प्लॉट है उसमें मैक्सिमम जो प्लॉट होगा वो यहीं पे मिलता है. दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वी हैव गेन व्हेन द सिग्नल इज इन बिटवीन -2 RB टू +2 RB. ठीक है. लेकिन इसके आगे भी इसका कुछ ना कुछ प्लॉट जो है वो देखने के रहता है. इट इज नॉट जीरो आउटसाइड दिस फ्रीक्वेंसी रेंज. मतलब ये जो बैंडविड्थ है, इस बैंडविड्थ के अलावे, मतलब इस बैंडविड्थ में तो ये इसका फाइनाइट बैंडविड्थ हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम कुछ बैंडविड्थ जो है जो कि हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है. Most of the significant spectral density lie in between this range -2 RB to +2 RB, but some of them is in the other frequency range also. So ये हमारा क्या है, ये loss, this is the loss. So we can say that it has infinite bandwidth. यदि हम इसको कंसीडर कर लें, जो कि हम कह देते हैं कि इनसिग्निफिकेंट है और वो बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं. बट इफ यू डोंट इग्नोर देम, देन we can say the power spectral density has infinite bandwidth. ठीक है.
बट प्रैक्टिकली हमें काम करना होगा तो जो हम इनफाइनाइट बैंडविड्थ कहेंगे तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या है कि प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट भी करना है, तो हम उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम जहाँ पे मिल रहा है वो हम कंसिडर कर लेते हैं और अदरवाइज हम इग्नोर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, इसका फाइनाइट बैंडविड्थ है, ये हम कह लेते हैं। तो अब चूंकि अब वेरियस पल्स जो है वो सेंटर्ड होंगे, एक के टीवी पे सेंटर्ड हो गया मान लो, ये जो है आपका यहाँ पे क्या देखना है, एक सेंटर्ड है 0 पे, एक सेंटर्ड है टीवी, टीवी 3 टीवी सेंटर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पल्स हमारा फर्स्ट पल्स है जो कि सेंटर्ड है एट 0 पे, सेकेंड पल्स है एट टीवी पे सेंटर्ड है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है और ये जो भी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है वो तो मतलब इंटरफेरेंस में नहीं जा रहा, देखो सेम इंटर ये है इसकी, और दोनों की जो एम्पलीट्यूड होगी वो तो सेम ही है, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो ये ओवरलैपिंग वाला सीन क्रिएट हो रहा है। ये जो ओवरलैपिंग देख रहे होंगे कि फर्स्ट सिग्नल जो है, ये जो बोर्ड में दिख रहा है फर्स्ट सिग्नल है ये, ठीक है, ये सिग्नल हमारा शो हो रहा है, और जो स्मॉलर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो हम क्या कहते हैं कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर यदि उसको कर भी दें तो भी हम क्या देख रहे हैं कि जो सेकेंड पल्स होगा सेंटर्ड एट टीवी पे, तो उसके साथ इसकी कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग होगी, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग जो होता है तो इसको क्या कहते हैं, इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस, है ना। इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस मतलब कि जो पल्स है सेंटर्ड एट 0, दैट दैट इज ओवरलैप्ड विद द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जो होगा वो उसकी ओवरलैप होगी विद द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेंटर्ड एट केटीवी पे और टीवी पे। केटीवी मतलब क्या है, कोई भी जो पल्स है के इज कांस्टेंट एंड नेचुरल नंबर, तो केटीवी मतलब कोई भी पल्स। तो ये कंसेक्यूटिव पल्स जो है उसमें क्या हम देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है, कंसेक्यूटिव पल्स, दो कंसेक्यूटिव पल्स यहाँ 0 और टीवी पे जो सेंटर्ड है दो, तो उसमें इंटरफेरेंस है। ये टीवी और 2 टीवी पे जो सेंटर्ड है उसमें इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव 2 पल्स जो होंगे उसमें इंटरफेरेंस में देखने को मिलता है। सो दिस इज नोन एज इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस। तो उसको क्या कहते हैं, इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस है वो। तो उसको हमें दूर करना पड़ेगा इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस को, है ना। तो इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए निक्विस्ट की कुछ क्राइटेरिया है। तो निक्विस्ट क्राइटेरिया, टू क्राइटेरिया यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो निक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर 0 ISI और एक कंट्रोल्ड वे में काम होगा, वहाँ पे 0 तो नहीं होगा लेकिन कंट्रोल होगा। So to resolve the difficulty of inter-symbolic interference, suppose a pulse every suppose transmit a pulse every TB interval पे, and kth pulse is AK P T minus KTB। ये आपका क्या है, दिस इज AK P T minus KTB, मतलब द सिग्नल जो है PT सिग्नल वो सेंटर्ड है KTB पे और उसकी स्ट्रेंथ क्या है AK। So the channel has a finite bandwidth and we are required to detect the pulse amplitude A की correctly, ठीक है। तो हमें क्या है कि A की पल्स जो है वो करेक्टली हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे कहता है कि टाइम, एक यहाँ 2 पॉइंट्स हैं, एक टाइम लिमिटेड पल्स है, एक बैंड लिमिटेड पल्स है, ठीक है। तो दो पल्स हैं, तो अब कह रहा है कि ये जो टाइम लिमिटेड पल्स हैं और बैंड लिमिटेड पल्स हैं वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो लेकिन बैंड लिमिटेड पल्स जो है वो टाइम लिमिटेड पल्स नहीं होगा। You can try to develop difficulty by using the pulse which are band limited to begin with। मतलब ये दिक्कत है कि अब कहाँ से शुरू करा जाए, बैंड लिमिटेड पल्स हम लेके काम करें या टाइम लिमिटेड पल्स लेके काम करें। तो कहता है कि कोई भी आप लेके काम करिएगा, कोई भी पल्स लेके हम काम करें, टाइम लिमिटेड पल्स काम लेके यूज करें या बैंड लिमिटेड पल्स यूज करें, हमें इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस होगा ही, हम उसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, वी कांट एलिमिनेट इट कंप्लीटली। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ओनली वी आर एबल टू मिनिमाइज देम बट नॉट कंप्लीटली वी कैन एलिमिनेट देम।
So for removing those intersymbolic interference, Nyquist has given certain criteria. This one is the one of criteria. इंटरसिम्बॉलिक इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मतलब इंटरसिम्बॉलिक इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमारा क्राइटेरिया ये लॉस नहीं हो। तो Nyquist has proposed the criteria. First criteria is Nyquist criteria for zero ISI. तो कह रहा है Nyquist criteria for zero intersymbolic interference. So they have given uh, certain equations, certain expressions. If the pulse follow this property, then they can avoid or minimize intersymbolic interference. यहाँ जीरो इंटरसिम्बॉलिक इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो कह रहा Nyquist achieve zero ISI by choosing a pulse shape that has non-zero amplitude at its center. कह रहा सेंटर पे जो कोई सिग्नल है, पीटी सिग्नल, वो सेंटर्ड है at t equal to 0 पे, उसकी एम्पलीट्यूड है certain amplitude it has at t is equal to 0 and at t is equal to plus minus ntv, मतलब other than t is equal to 0 it has value 0 ना। कोई ऐसा पल्स जिसकी वैल्यू t is equal to 0 पे हमें मिले 1, एम्पलीट्यूड हमें वहां मिले, अदरवाइज टाइम इंटरवल पे इसकी जो t होगी वो ये वैल्यू जो होगी pt की वो 0। तो इस तरह का कोई सिग्नल होगा तो दे अचीव, Nyquist जो थे उनको ये मिला कि इंटरसिम्बॉलिक इंटरफेरेंस जो है वहां पे नहीं होगा। दे हैव फाउंड दैट the pulse satisfying this criteria holds zero SI at all the remaining pulse centers or signaling instant। तो यहाँ पे यही दिखा रहा कि सेंट्रल आपका एक डॉटेड लाइन में था एक पल्स और बाकी जो ये है डॉटेड लाइन में वो दिखा रहा है सेंटर्ड एट टीवी 2 टीवी 3 टीवी। ओके, for the sake of convenience we have shown all pulse to be positive है ना। यहाँ पे all pulse यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया गया, कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, but for the convenience it has shown। जब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड इज सेफ, दैट मींस नो इंटरफेरेंस अकर्स एट द, जो एम्पलीट्यूड होगा वहां पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट मतलब 7.10 ए में हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम है एक्सिस, टाइम एक्सिस पे, और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम शो कर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ टी इन टर्म्स ऑफ 1/TB 1/RB, क्योंकि ये टीवी इक्वल टू 1/RB यहाँ जो कंसीडर किया है पल्स उसमें इन्होंने लिखा हुआ है टीवी इक्वल टू 1/RB। तो यहाँ से इसकी जो एम्पलीट्यूड ये है वो 1 है और ये ओवरलैप, इसकी एम्पलीट्यूड ओवरलैपिंग में नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, आरबिट पर सेकेंड जो है वो थ्योरेटिकली मिनिमम बैंडविड्थ होती है। थ्योरेटिकल मिनिमम बैंडविड्थ जो होगा वो RB/2 होता है। Nyquist क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिनिमम बैंडविड्थ होनी चाहिए RB/2। तो अब ये सिंक फंक्शन है, दिस इज सिंक फंक्शन, दिस इज 10.10b जो आपका ये है पल्स, दिस इज क्या है, ये सिंक फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन गिवन है वो सिंक फंक्शन है। सिंक फंक्शन का फिजिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज दिस वन। तो यहाँ से इसकी यदि हम सिंक फंक्शन को पूरे ट्रांसफॉर्म यदि हम करते हैं तो क्या होगा, इसका रेक्ट फंक्शन, दिस इज रेक्टेंगुलर फंक्शन, दिस इज सिंक फंक्शन। तो इसका प्रॉपर्टी कहता है pt इज इक्वल टू सिंक पाई r dt, दिस वन शुड बी द फ्रीक्वेंसी, दिस वन शुड बी द रिंग फंक्शन सिंक फंक्शन प्रॉपर्टी। जो सिंक फंक्शन है उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, t इक्वल टू 0 पे ये 1 है, t इक्वल टू 0 पे 1 अदर देन अदर कोई टाइम इंस्टेंट है तो वहां पे क्या है आपका ये 0 वैल्यू होगी। जो सिंक फंक्शन है उसकी वैल्यू ऑल द पॉइंट्स all the time instant except t is equal to 0, t is equal to 0 पे 1 होगा, अदरवाइज जो certain instant है, certain time interval है, जैसे t is equal to 1/RB 2/RB 3/RB -1/RB 2/RB
सो ऑन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो दिस इज सिंक फंक्शन। और इसका यदि पूरे ट्रांसफॉर्म करें तो ये हमारा क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर फंक्शन। तो कहता है कि इस तरह का कोई भी मतलब होगा फंक्शन, तो वी कैन से दैट इट हैज 0 आईएसआई, 0 इंटरप्शन वाली इंटरफेरेंस। तो यहाँ आपको ये पूछा जाएगा कि निक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर 0 आईएसआई जो है उसको आप डिफाइन करिए, या राइट डाउन द निक्विस्ट क्राइटेरिया फॉर 0 आईएसआई। तो आप इसको यहाँ पे ये इतना पॉइंट आप करके बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये एक सिग्नल है पी ओमेगा, डेरिवेशन ये क्या है, पी ओमेगा है। तो ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और पी ओमेगा के बीच का प्लॉट यहाँ पे दिया गया है। So we can see here the signal is centered at t is equal to 0 पे, और ये माइनस ओमेगा टी बाई टी, ओमेगा बाई 2 और प्लस ओमेगा बाई 2, वहां से क्या है थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड है, द सिग्नल इज somewhat extended, somehow extended, यहाँ पे इतना ये माइनस ओमेगा बाई 2 और प्लस ओमेगा बाई 2 से ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। तो अब इसकी यदि मेनी पल्स जो है वो आप यदि देखें, एक पल्स तो ये हो गया, दूसरा पल्स जो कि नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे सेंटर्ड होगा, तो ये आपका फ्रॉम हियर मान लिया यहाँ से ये सेंटर्ड हो, ये वेरियस पल्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस है वो कह रहा है हो रहा है, दिस वन एक पल्स आपका ये था, दूसरा पल्स यहाँ पे ये है, तीसरा पल्स आगे होगा, फिर इस तरह से। तो सम देयर इज समथिंग ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन देम, बिटवीन द टू सिंबल, टू सिग्नल के बीच देखो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट आपका आ जाएगा, ओवरलैपिंग है ना, दिस इज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, ओवरऑल बैंडविड्थ कितना होगा। तो बैंडविड्थ जो होगा वो क्या होगा, एक्सिस बैंडविड्थ जो ये यहाँ पे जो एक्सिस बैंडविड्थ होगा दैट शुड बी एडेड विद द मिनिमम बैंडविड्थ। मिनिमम बैंडविड्थ जो था यहाँ पे क्या था, RB/2 था, RB/2 इज मिनिमम बैंडविड्थ एंड दिस एक्स्ट्रा बैंडविड्थ इज RB/2। ये R should be equal to excess bandwidth by theoretical minimum bandwidth। देखो ये ओमेगा बी प्राइम 2 था, और वहां से ये डिस्टेंस कह रहा है ओमेगा एक्स, द डिस्टेंस इज फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डिस्टेंस इज, जो ये डिस्टेंस है यहाँ, दिस शुड बी ओमेगा एक्स, ये है ओमेगा एक्स। तो ओमेगा रोल ऑफ फैक्टर R is roll of factor, R is defined as roll of factor, so this is axis bandwidth divided by the theoretical minimum bandwidth. So excess bandwidth is omega x and theoretical minimum bandwidth is omega b by 2. There RB is written as omega b. So minimum theoretical bandwidth क्या होता है, RB by 2 होता है। तो यहाँ omega b by 2 लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये है ओमेगा के टर्म में ये प्लॉट है, तो इसलिए ओमेगा या ओमेगा एक्स। तो जो एक्सेस बैंडविड्थ का ये क्या है, ओमेगा एक्स, दिस वन इज ओमेगा एक्स, जो ये है ये ओमेगा एक्स है, एक्सेस बैंडविड्थ। यदि हम देखें ओमेगा बी बाई 2 और ओमेगा बी बाई 2 कोई भी सिग्नल है तो, और यहाँ पे मल्टीपल सिग्नल इसलिए यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे शो कर रहा है कि सिंबॉलिक इंटरफेरेंस। तो ये जो है यदि यहाँ पे भी ओमेगा बी बाई 2 पे भी यदि ये सेंटर्ड है, तो भी क्या है कि ये ओमेगा एक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो ओवरलैपिंग हो रहा है। ये यदि यहाँ पे भी यदि सेंटर्ड हो जाए माइनस ओमेगा बाई बी बाई 2 पे, तो भी द ओमेगा एक्स भी एक्सीडेड, ओमेगा एक्स यहाँ से एक्सीड होगा। तो मिनिमम बैंडविड्थ जो होगा वो ओमेगा ये ओमेगा बी बाई 2 एंड ओमेगा एक्स इज एक्सेस बैंडविड्थ देयर वी हैव सीन। ओमेगा बी बाई 2 प्लस ओमेगा एक्स, ओमेगा बी बाई 2 प्लस ओमेगा एक्स
इस सिग्नल के लिए जो है वो है ओमेगा बी बाई 2 प्लस ओमेगा एक्स। तो ओमेगा एक्स क्या है, यहाँ पे एक्सिस बैंडविड्थ है और ओमेगा बी बाई 2 फ्लूइड का मिनिमम बैंडविड्थ। सो दिस इज 2 ओमेगा एक्स बाई ओमेगा बी। तो यहाँ पे अब जो आपका होगा बी की बैंडविड्थ का जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, आरबी बाई 2, मिनिमम बैंडविड्थ आरबी बाई 2 होता है, और ये एक्सेस बैंडविड्थ होगा ओमेगा एक्स को एफ एक्स के टर्म में लिखना, ओमेगा एक्स हियर रिटन एज एफ एक्स। ओमेगा क्या है, वो फ्रीक्वेंसी ही है। तो यहाँ से ओमेगा एक्स की वैल्यू आर ओमेगा बी बाई 2, आर ओमेगा बी बाई 2। तो ओमेगा बी इज नथिंग बट इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज आरबी। एफएक्स ओमेगा एक्स को एफएक्स के रूप में लिखता हो, आरबी इज written in the form in the for the omega x। ओमेगा एक्स और ओमेगा बी के लिए आरबी और आर एक्स में बस। तो यहाँ पे आपका ये सिंपली आप इसको ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हो, dt इज इक्वल टू बी ओमेगा बी बाई 2 और आर प्लस आर ओमेगा बी बाई 2। सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आरबी के टर्म में लिखना है, आरबी इज आल्सो bandwidth आरबी बाई 2 अकॉर्डिंग टू Nyquist। तो dt is written as rb by 2 plus r rb by 2। तो ये 1 plus r rb। so this is the minimum, this is the bandwidth of the pulse considered। तो ये आपका bandwidth होगा सिग्नल का। p ओमेगा को हम लेंगे, p ओमेगा सिग्नल उसका यहाँ पे बैंडविड्थ होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये रोल ऑफ फैक्टर, रोल ऑफ फैक्टर आर क्या है, रोल ऑफ फैक्टर, तो रोल ऑफ फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से रोल ऑफ फैक्टर क्या होता है, एक्सिस बैंडविड्थ बटे प्रिंसिपल बैंडविड्थ। तो ये आपको शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है, रोल ऑफ फैक्टर के बारे में बताइए, या जो जो बैंडविड्थ है वो क्या होना चाहिए, टोटल बैंडविड्थ। p omega is Nyquist criteria spectrum with a bandwidth that is 50% higher than the theoretical bandwidth। So roll of factor is 50%। ये जो है कह रहा है एक्सिस बैंडविड्थ जो होगा वो क्या है, एक्सिस बैंडविड्थ इज हाफ दैट ऑफ द मिनिमम theoretical bandwidth। So the roll of factor, minimum theoretical roll of factor should be 50% or 0.5। तो Nyquist क्राइटेरिया के लिए बस हमें इतना ही दिखाना था, ज्यादा इसमें है बहुत कुछ है लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। Nyquist क्राइटेरिया के लिए आप यहाँ तक लिखिए, ये सब जो एक्सप्लेनेशन है वो बता दीजिए। बाकी नीचे एक पॉइंट था आपका कि जो एक्सिस बैंडविड्थ है और रोल ऑफ फैक्टर और theoretical मिनिमम बैंडविड्थ उसमें क्या रिलेशन है, और जो ओवरऑल बैंडविड्थ वो क्या है। हेलो 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 हेलो, am I audible? हेलो। यस सर। बच्चे एक इंफॉर्मेशन एक है आप लोगों के लिए, ठीक है, आवाज आ रही है बच्चे, आवाज आ रही है आपकी? यस सर। तो ये आप लोग फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग शुरू कर दिए हो या अभी शुरू किया नहीं आप लोगों ने? श्रुति, सबके लिए पॉइंट है, बिकॉज एक अभी कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है, समझे, अपने कॉलेज की के पास कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है। तो मैं चाह रहा था कि यदि आप लोग उसमें से कोई बच्चे, 2 बच्चे आने चाहिए जो कि ये प्रोजेक्ट आपका आगे कंटिन्यू हो जाए।
फाइनल ईयर के लिए, और उसको आप शो कर पाएंगे कहीं भी आपका हायर स्टडीज में आप जाते हैं तो वहाँ शो कर पाएंगे, या फिर आप बीटेक पास आउट होते हैं तो वहाँ आप बता सकते हैं कि वहाँ हमने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पे काम किया था। हेलो, तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है, समझे? समझ रहे हो बच्चे? तो ये बताइए अभी काम किसने नहीं किया है फिलहाल? जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर किसने काम नहीं किया है या किसी ने नहीं किया है? आवाज आ रही है बच्चे? हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? हेलो, 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 बच्चे आवाज आ रही है? हेलो, 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 एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर। सब लोग सुन रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है अपने कॉलेज में, तो ये आप लोग बताइए कि आप लोग थर्ड ईयर वाले प्रोजेक्ट, मतलब फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू कर दिए वो या नहीं किए हो? किसने काम शुरू कर दिया है? श्रेयांश, श्रेयांश, हेलो, हेलो, श्रुति, हेलो, सर नहीं शुरू किया है सर। अच्छा, तो ये है प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर है। तो यदि ये आप इस पे, आप लोग में से कोई दो होने चाहिए जो इस पे काम करें, कीजिए, और यदि आप काम करते हैं तो आपको एक तो सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंसल्टेंसी की, हाँ आपने कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया था, है ना, और ये आपके आगे काफी काम भी आएंगे। कभी आप मान लो आपके जो जॉब में आप जाएंगे तो उससे पहले जो भी प्रोसेस होते हैं रिक्रूटमेंट का,
प्लेसमेंट वाला, तो उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ भी ये आपको काम आएगा। तो आप में से यदि कोई 2 बच्चे इंटरेस्टेड हो, 3rd ईयर में से हमें चाहिए 2 बच्चे कोई भी, तो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो हमें आप बताइए अभी, या फिर आज हमें मतलब चाहिए। तो यदि आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप हमें फर्दर हमसे कॉन्टेक्ट करिए। रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि स्पर्शा एजुकेशन कंसल्टेंसी है लखनऊ, तो उसके जो है पार्टनरशिप में है। प्रोजेक्ट स्पर्शा एजुकेशन कंसल्टेंसी लखनऊ का है, और हम यहाँ पे उसको करेंगे। तो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। आवाज आ रही थी, समझ गए मैंने कुछ बोला? श्रुति श्रीवास्तव, स्पर्शी। तो यदि आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो 2 बच्चे हमसे कांटेक्ट करें, आप या आपके फ्रेंड्स कोई भी क्लास में इन्फॉर्म करना। क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर है, रियल टाइम क्लास मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यदि कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमसे कांटेक्ट करिए, या फिर आप अभी चाहे तो अभी हमसे बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका क्या था? 0 ISI का, कि 0 में इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस मिले। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि सिग्नलिंग विद कंट्रोल्ड ISI, मतलब इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस हो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ना। इंटर सिंबॉलिक इंटरफेरेंस भी हो तो बहुत कम इंटरफेरेंस हो, पार्शियल रिस्पॉन्स सिग्नल ऐसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया पल्स इन अ बैंडविड्थ समहाउ लार्जर देन टोटल बैंडविड्थ। जो बैंडविड्थ है, जो भी सिग्नल होंगे, तो उसमें क्या कहता है, जो निक्विस्ट क्राइटेरिया है वो तो मिनिमम बैंडविड्थ के लिए है, लेकिन थ्योरेटिकली क्या देखेंगे, थ्योरेटिकली कुछ जो होगा वो ज्यादा ही होगा। तो यहाँ यदि कोई सिग्नल है जो कि सेंटर्ड है NTP पे, और उसकी वैल्यू n इक्वल टू 0 और 1 पे m हो, और फॉर अदर 0 हो, तो दिस इज द पल्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाइनरी केस यदि हम यूज करें तो जस्ट 2 सिंबल है ना, 2 सिंबल यूज करें और बाइनरी यूज करें, तो 0 और 1 के लिए 1 रखते हैं और अदरवाइज के लिए 0 रखते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे मतलब कुछ हद तक कंट्रोल्ड इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे पोलर सिग्नलिंग यूज कर रहा है, तो पोलर सिग्नलिंग यदि हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 1 इज यदि ट्रांसमिट 1 होता है तो the pulse is represented with PT. If one is transmitted, so pulse is PT, and when 0 is transmitted, it is represented with minus PT. So this is polar signal. So जब देखो यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं, जो एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई पे PT आपको शो कर रहा है, और दिस इज सिंक फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 0 पे और टीवी पे इसकी वैल्यू 1 है। It has amplitude 1 at 0 and TV, and otherwise it is 0. पल्स PT जो है उसका क्या वैल्यू, n एक्सेप्ट 0 और 1, n इक्वल टू 0 और 1 पे इसकी वैल्यू है, अदरवाइज बाकी पे 0 है। n क्या है? t इक्वल टू NTP, n इज नेचुरल नंबर, तो n यदि 0 है तो यहाँ 0 पे है, n यदि 1 है तो TV पे, अदरवाइज TV 3TV 4TV, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो कोई ऐसा सिग्नल हो तो ये कंसीडर करेंगे।